नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। दिल्ली से रवाना होने वाली 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। देश के कई शहरों के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। शताब्दी, राजधानी समेत कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। ट्रेनों में खाली सीटों के चलते ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अलग अलग शहरों को चलने वाली 30 ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें संचालित हो रही थीं, जिनमें शताब्दी, राजधानी समेत कई ट्रेनें हैं। फिलहाल इनको रद्द कर दिया गया है। कारण ये बताया गया है कि ट्रेनों में खाली सीटें थीं, बुकिंग नहीं हो रही थी, लिहाजा ये फैसला लिया गया कि फिलहाल इन ट्रेनों को अभी रद्द किया जा रहा है। तो 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? मैं आपको बता दूं कि नॉर्दर्न रेलवे ने आज करीब 30 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी है और इसके पीछे कारण जो बताया, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जो ट्रेनें खाली चल रही है, इसकी वजह से इन 30 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इसमें मैं बता दूं, इन 30 जोड़ी ट्रेनें हैं, उसमें लंबी दूरी की भी सबसे अधिक ट्रेनें हैं, जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस है और जन शताब्दी है, जो राजधानी एक्सप्रेस है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा दुरंतो जो स्पेशल ट्रेनें हैं जो चलती है काफी लंबी लंबी दूरी तक, वो भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजधानी की जो ट्रेनें हैं, निजामुद्दीन से जो चेन्नई की ओर जाती है, वो भी उसे कैंसिल किया गया है और उसमें बताया गया कि जब नेक्स्ट ऑर्डर तक इसको कैंसिल किया जा रहा है। शताब्दी जो ट्रेनें हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस की होती है, खास करके जैसे नई दिल्ली से हबीबगंज हो, नई दिल्ली से कालका हो, या फिर अगर बात करें कि नई दिल्ली से देहरादून हो, तो इस तरह से जितनी जो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं उसे भी कैंसिल किया गया है। नई दिल्ली चंडीगढ़ को भी कैंसिल किया गया है और इसके अलावा जो अन्य स्पेशल के नाम से जो ट्रेनें चल रही है कोरोना काल में, उसे भी अभी फिलहाल रद्द करने का उत्तर रेलवे ने फैसला किया है। साथ ही साथ जो सेंट्रल रेलवे ने भी कई ऐसे ट्रेनें हैं उसको भी जो रद्द की गई है पिछले कुछ दिनों से, उसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको लापरवाही की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह से लोग लॉकडाउन के दौरान भी बाज नहीं आ रहे हैं, उसी की 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़े शहरों की तस्वीरें, लेकिन आप देखिए लोग कितने बेपरवाह हैं, कितने लापरवाह हैं, कितने बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जैसे कोरोना इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सब्जी मंडी से लेकर सड़क तक ना 2 गज की दूरी है और ना ही इन लोगों के लिए मास्क जरूरी है। लखनऊ से लेकर मेरठ तक, कानपुर से लेकर संत कबीर नगर तक, हर जगह यही हाल है। लॉकडाउन के दौरान भी दुकानें खुली हुई हैं, वो भी कोरोना के सारे नियमों को धता बताकर। लगभग 2 साल से पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन 6 तस्वीरों से आप समझ लीजिए कि आप कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि आप अपने परिवार को भी इस मुसीबत में धकेल रहे हैं। कुछ बड़े शहरों का हमारे सहयोगियों ने जायजा लिया है, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो भी देखिए आप। 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्तम रहे जाने वाले चौराहे पॉलिटेक्निक पर हैं। आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर, जहां देवी पाटन मंडल के साथ साथ अयोध्या और गोरखपुर के लिए यहां से बस मिलती है और बड़ी तादाद में यहां यात्री खड़ते हैं। बसों का हाल आप देखिए किस तरीके से खचाखच भर करके बसें जा रही हैं यहाँ से। लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है, लोग अपने घरों की ओर लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ तमाम बातें अगर कही जाएं, ना सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ बिना मास्क के भी लोग यहां नजर आ रहे हैं। सबसे बड़े रहने वाले इस चौराहे पर पुलिस का एक भी व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है जो यहां पर कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करा सके। प्राइवेट बस वाले पूरी तरीके से बसों में यहां पर आदमियों को खचाखच भर रहे हैं, साथ ही साथ टैक्सी वाले भी यही काम कर रहे हैं। जहां लॉकडाउन बढ़ने से लोग अपने घरों की ओर जाने पर मजबूर हो रहे हैं डर से, वहीं दूसरी तरफ यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में जहां लॉकडाउन से यहां पर सरकार आंकड़ों में गिरावट लाने की सोच रही, वहीं लोग अपनी साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है, सरकार इनके ऊपर किस तरीके से सख्ती दिखाती है, साथ ही साथ गिरावट लाने के लिए और नए क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। देश कोरोना संक्रमण के दौर से जूझ रहा है। मौतों का आंकड़ा रोजाना आसमान छू रहा है और कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तो विश्व रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन ऐसे में भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। हम मेरठ के नवीन सब्जी मंडी में खड़े, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि किस तरह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो प्रशासनिक दावे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर सब्जी मंडियां खोली जाएंगी, वो बिल्कुल हवा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं, उन्हें कोरोना का कोई डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि सामने से ये भाई साहब आ रहे हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है और इसके अलावा लोग बिल्कुल सब नियम कायदों को ताक पर रखकर यहाँ पर सब्जी खरीदने और बेचने में लगे हैं। मुनाफे का लालच इतना बड़ा है कि ये अपनी जान को भी पहले नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये मेरठ की नवीन सब्जी मंडी है। प्रशासनिक दावे ये हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर सब्जी मंडियां खुलेंगी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हवा है। यहाँ पर लोगों ने मास्क जरूर अपने चेहरे पर लगाया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ना तो अधिकारी है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कोविड गाइडलाइन का यहाँ पालन हो रहा है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। तो लोगों की लापरवाही आपने देख ली। अब एक तस्वीर आपको मुरादाबाद से दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर है। जो भी लोग काम के लिए निकल रहे हैं उन्हें पुलिस जाने दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने परिवार को लेकर बाहर निकल रहे हैं, वो भी बिना किसी मास्क के। तस्वीर आप देखिए, 4 लोग बाइक पर सवार हैं। पुलिस ने उन्हें रोका, उनसे पूछताछ की, फिर उसके बाद पूरे परिवार को मास्क दिया और फिर उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक अभी तक प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर 53,79,083 चालान काटे गए हैं, जिससे 68 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हुई है। अब तक मास्क न धारण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 53,79,083 चालान किए गए हैं तथा इन चालानों से वसूल की गई धनराशि 68,12,179 रुपये हैं। और चलिए अब आपको यूपी के आज के कोरोना के आंकड़े बताते हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 26,780 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि इतने ही वक्त में 28,902 मरीज कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक 11,51,571 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जिसके बाद यूपी में एक्टिव केस की संख्या 2,59,844 हो गई है। वहीं टेस्ट की बात करें तो बीते 24 घंटे में 2,25,670 टेस्ट हुए हैं। आज के आंकड़ों को देखें तो कल से आज के आंकड़ों में भारी गिरावट होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 28,902 है। इस प्रकार जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनसे अधिक डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 2,59,844 है। तो कोरोना केस में गिरावट आ रही है, जो एक अच्छा संकेत है। इसी बीच यूपी सरकार ने ऑक्सीजन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के आदेश भी दिए हैं। योगी सरकार जल्द ही ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की तैयारी में है। इससे पहले कल योगी सरकार ने 4 करोड़ डोज के लिए भी ग्लोबल टेंडर जारी किया था। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की ओर से जारी किए गए इस टेंडर को 7 मई तक डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं 21 मई टेंडर भरने की आखिरी तारीख रखी गई है। तो वैक्सीनेशन के बाद ऑक्सीजन के लिए भी ग्लोबल टेंडर जारी करने की तैयारी में है योगी सरकार। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। 24 घंटे के भीतर ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। और चलिए अब आपको कोरोना से जुड़ी आज की 10 बड़ी बातें बताते हैं। यूपी में हर रोज 2 लाख से 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ होम आइसोलेशन में भी लोगों को दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। 18 से 44 साल के 68,536 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अगले हफ्ते गौतम बुद्ध नगर में भी वैक्सीनेशन होगा। गांव में 59,474 लोगों का एंटीजन टेस्ट हुआ है। 69,474 में से 3,551 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। नॉन कोविड मरीजों के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जामनगर से आने वाली 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। यूपी की अदालतों में 10 मई और 4 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सरकार ने जो विभिन्न जनपदों में लगभग 75,000 से 1 लाख का लक्ष्य RT-PCR टेस्ट रोज सैंपल इकट्ठे करने का दिया हुआ था, उसको भी अब बढ़ा के 1.25 लाख से 1.5 लाख किया जा रहा है, ताकि RT-PCR के टेस्ट कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन हो। और ये जो
प्रदेश सरकार द्वारा गांवों में जो एक एग्रेसिव टेस्टिंग का, एग्रेसिव ट्रैकिंग का जो अभियान चलाया गया है वो कल चला है। कल पहले दिन लगभग जो हमारे आरआरटीज ने, जितने हमारे जो लक्षण वाले व्यक्ति थे आरआरटीज ने जिनको चिन्हित किया था, लगभग 70,000 ऐसे व्यक्ति थे जिनका एंटीजन टेस्ट कराया गया और उनमें 3,500 से अधिक पॉजिटिव मिले। और जो पॉजिटिव मिले उन्हें मेडिकल किट प्रदान करके उनको सभी आइसोलेशन रखने की व्यवस्था कराकर उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर बागपत से, पीएससी जवानों से भरा ट्रक पलट गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। 24 से ज्यादा जवान हादसे में जख्मी हो गए हैं। 47वीं वाहिनी पीएससी का ट्रक पलटा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हादसा हुआ है बागपत में। और वहीं से हमारे सहयोगी शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? देखिए अमित, बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पीएससी के ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने के बाद एनएनपीडी ट्रक जो है हाईवे पर पलट गया है। हादसे में जो है 20 से ज्यादा पीएससी के जवान घायल हुए हैं, जिनको बागपत जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये सभी जवान 47वीं वाहिनी गाजियाबाद के हैं, जो शामली से चुनावी ड्यूटी करने के बाद वापस जा रहे थे। आज जो है जब ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़े तो मौसम खराब था और धूल भरी आंधी चल रही थी। उसी दौरान जो है स्टीयरिंग फेल हो गया ट्रक का, और स्टीयरिंग फेल होने के बाद जो है ट्रक पलट गया। लगभग 20 से ज्यादा जवान जो है फिलहाल अभी बागपत जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। किसी जवान को जो है हाथ में चोट आई है, किसी को सर में, किसी को पैर में। तमाम जवान घायल है। लगभग कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जो है गाजियाबाद और मेरठ रेफर किया जाएगा। अभी जो है बागपत पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी शुक्रिया शहजाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कल से यूपी में गांव-गांव जाकर टेस्टिंग की जा रही है। गोरखपुर में टेस्टिंग के महाअभियान के दूसरे दिन 3,811 लोगों ने ग्रामीण इलाकों में सर्वे किया। इन टीमों को 10,000 पैकेट दवा उपलब्ध करवाई गई है और साथ ही जांच के लिए सीएचसी और पीएचसी के साथ साथ 26 मोबाइल टीम भी बनाई गई हैं, जो लोगों के लक्षण मिलने पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण इलाकों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में जांच को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है। गोरखपुर में आज भी 3,500 से अधिक टीमें गांव में जांच कर रही हैं कि कौन सा व्यक्ति कोविड से पीड़ित है, कौन सा नहीं। साथ ही हल्के फुल्के लक्षण मिलने वाले लोगों को दवा भी दिया जा रहा है और इसके लिए उन्हें 10,000 पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। गांव में टेस्टिंग का महाअभियान चल रहा है, तो इसी बीच नोएडा में जो कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उन तक दवाइयां पहुंचाने की पहल की गई है। डीएम सुहास एलवाई ने बाइक पर सवार फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो के कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो घर में मौजूद मरीजों तक दवाइयां पहुंचाएंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। मिशन संजीवनी जनपद गौतम बुद्ध नगर में शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक घर में जो भी कोरोना पेशेंट है जो होम आइसोलेशन में है, उन तक आवश्यक दवाएं हमारी टीम पहुंचाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ जोमेटो की हमारे साथी हैं, तो इनके माध्यम से पहुंचेगी। चिकित्सा विभाग के कर्मचारी है, उनके माध्यम से पहुंचेगी। यार रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते हैं वाराणसी से आई एक अच्छी खबर की। डीआरडीओ यहां पर अस्थायी कोविड अस्पताल बना रहा है, जिसमें 750 बेड होंगे। इस अस्पताल के 2 से 3 दिन में शुरू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना काल में वाराणसी के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। डीआरडीओ यहां 750 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बना रहा है, जो 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। इसके लिए डीआरडीओ के कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। बीएचयू के स्टेडियम में बन रहे इस कोविड हॉस्पिटल में 250 बेड के 3 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इस अस्पताल में सभी अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाएं होंगी। ऑक्सीजन लगे बेड होंगे। एम्बुलेंस के लिए अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। वहीं अलग से पेशेंट वार्ड, डॉक्टर्स एकोमोडेशन और ड्यूटी रूम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इस अस्पताल में 250 बेड के 3 अलग अलग जोन बनाए गए हैं, 3 अलग अलग शेड हैं। उसमें एक 250 का शेड पूरी तरह आईसीयू है। उसमें सभी पे वेंटिलेटर, सभी पे सारी व्यवस्थाएं जो जीवन रक्षा के लिए होती हैं वो लगी हुई हैं। बाकी जो 250 के 2 अलग शेड हैं वो प्लेन ऑक्सीजन के बेड हैं। हालांकि उन पे भी बाईपैप का और एचएफएनसी का इंतजाम इमरजेंसी के लिए रहेगा। 50 एचएफएनसी, 50 बाईपैप वहाँ भी मोबाइल यूनिट की तरह रहेंगी।
सरकार बेड के साथ साथ अन्य चीज़ों का भी इंतजाम करने में जुटी हुई है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। नोएडा फेज 2 पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। ये तीनों रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर मुनाफा कमा रहे थे। थाना फेज 2 द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर के थ्रू हमारे पास सूचना थी कि कुछ लोग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और लगभग 37,000 रुपये में एक वाइल को बेच रहे हैं। थाना की एसओजी टीम ने एक ट्रैप डाला और उसमें इन 3 लोगों को ट्रैप किया गया और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 5 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद हुए और इनसे अब पूछताछ की जा रही है कि ये इंजेक्शन इनके पास कहाँ से आए और इनकी पुष्टि करने के लिए इंजेक्शंस की कि ये असली हैं या नकली हैं, उसके लिए भी इसको फोरेंसिक में भेजा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया। वो 22 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। चौधरी अजीत सिंह के निधन से यूपी में खास तौर पर पश्चिमी यूपी में शोक की लहर है। बागपत की जनता और अजीत सिंह के साथ काम करने वाले लोग उन्हें याद कर काफ़ी दुखी हो रहे हैं। वो किसान राजनीति में उनके योगदान को भी याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अजीत सिंह चाहे सत्ता में रहे हों या फिर विपक्ष में, उन्होंने हमेशा किसानों और मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।